बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आज 2021 के साल का आखिरी सूरज जैसे ही ग़ुरूब हुआ है, उसके साथ ही लगता है कि अमेरिका की वो पावर जिसे दुनिया आज तक सुपर पावर समझती थी, और वो पावर जिस पावर के आगे रशिया, चाइना और कोई भी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो खड़ा होने से ही, उससे बात करने से भी कतराता था। ये पावर क्यों ख़त्म हो रही है और किन पॉलिसीज़ के तहत ख़त्म हो रही है, और किस तरीके से रशिया ने आज इस साल के आखिरी सूरज के ग़ुरूब होते ही अमेरिका को बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाब दिया है और कहा है कि अगर उसने अपनी पॉलिसीज़ को ओवर द रशिया ठीक ना किया और उसने बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते ना बनाए तो रशिया जो है वो फिर ये भूल जाएगा कि अमेरिका वक्त की सुपर पावर है, और वो रेजिस्टेंस करेगा, और ऐसी रेजिस्टेंस करेगा कि ना सिर्फ एशिया, खलीज और अरब, बल्कि दुनिया की तमाम तर दुनिया और तमाम जितने भी मुल्क हैं वो देखेंगे कि अमेरिका की पावर जो है वो किस तरीके से ख़त्म हो रही है। असल में ये इंसिडेंट क्यों हुआ है और आज इतनी बड़ी धमकी जो है वो रशिया की तरफ से क्यों दी गई है, और इस एक धमकी के साथ और इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान और चीन के ऊपर किस तरीके से आएंगे, ये आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। इस वीडियो को तफसीली तौर पे मुकम्मल देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त जो सिनेरियो है 2022 का और 2022 रेजोल्यूशन जो रशियन और अमेरिकन ब्लॉक्स की है वो क्या है, पूरे साल की जो सियासत है, पूरे साल के जो मनाजर है वो किस तरफ जाएंगे और किस तरीके से वो किस बैठक बैठेंगे, ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। मगर तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के इस तरीके से बने रहने का। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रशिया का जो है वो यूक्रेन के साथ आजकल एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है वो बारहा मरतबा रशिया ने कहा कि अगर यूरोप जो है वो हमारी सरहद के करीब कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है, या वो बॉर्डर के नज़दीक अपनी आर्मी तैनात करता है, या वहाँ पर फौजी मशकें की जाती हैं, या रशिया को किसी भी तरीके से ये लगता है कि यूरोप और यूरोप का कोई भी मुल्क या नेटो फोर्सेस जो हैं वो रशिया के खिलाफ काम कर रही हैं, तो फिर रशिया ना सिर्फ यूक्रेन के ऊपर बल्कि हर उस मुल्क के ऊपर स्ट्राइक करेगा जो रशिया के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बुरी सोच रखता है। जैसे ये मामला शुरू होता है तो आप जानते हैं कि पूरे यूरोप को, नेटो फोर्सेस को जो बैकबोन है वो अमेरिका की है, और अमेरिका उसको बैकबोन क्यों करता है, जो यूरोपियन यूनियन है वो बड़ी सारी फंडिंग अमेरिका को देते हैं, और अमेरिका उस फंडिंग के एवज उनको अपना असलहा भी देता है और उनकी हिफाजत के तौर पे भी मामला जो है वो देखता है। ये ऐसे ही है कि जैसे उसने इसराइल को अरब ममालिक के अंदर रखा हुआ है अपने असर रसूख के लिए, इसी तरीके से उसने यूरोप को रशिया के खिलाफ एक मुत्तहद बॉर्डर के क्रॉस करने के हिसाब से भी उसने रखा हुआ है। जैसे ये मामला शुरू होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से बात की जाती है और कहा ही जाता है कि आप जो है वो यूक्रेन के ऊपर इस तरह के इश्यूज और मामलात ना करें। दोनों की जो है वो टेलीफोन के ऊपर बात होती है, और टेलीफोनिक राब्ता जो है वो आज ही हुआ, इससे पहले भी एक मतलब बात हुई, लेकिन आज जो बात हुई उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रशिया ने कंक्लूड किया। रूसी सदर की तरफ से ये कहा गया कि, और बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा गया, और आप ये देखें कि इस पूरे आर्टिकल को बीबीसी ने छापा है। अब आप समझें कि बीबीसी की वर्थ जो है वो इस आर्टिकल को छापने की क्या है, और उसने किस तरीके से ये अथेंटिसिटी के साथ बात छापी है। और उसने कहा कि पूरी इस बात का जो मंजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जो रूसी सदर थे उन्होंने कहा कि जो रूस के ऊपर आप नई पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं, और जो आप ये कह रहे हैं जगह जगह पर कि हम रशिया के ऊपर इक्तसादी पाबंदियाँ भी लगा सकते हैं, हम दिफाई पाबंदियाँ भी लगा सकते हैं, जिन ममालिक के साथ रशिया का ट्रेड एसोसिएशन साइन है हम उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि हवाई सफ़र की पाबंदियाँ जो है वो भी रशिया के ऊपर लग सकती हैं। तो रशिया ने इसके जवाब में ये कहा कि अगर आप इस तरह का कोई ख्वाब देखते हैं, कोई दीवानों सा ख्वाब देखते हैं आपके रशिया के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में, क्योंकि अगर रशिया के ऊपर कोई पाबंदियां लगती हैं
تو روسی صدر کی یہ الفاظ تھے کہ پھر ہم امریکہ اور امریکہ کے تمام جتنے بھی اتحادی ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہم ان کو اتنی بری طرح متاثر کریں گے اور ہم جو ہیں وہ کسی بھی طرح کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ایک کم و پیش 50 منٹ کی کال چلتی رہی اور 50 منٹ دونوں صدر جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے رہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بھی معاملہ تھا جو رشیا کی طرف سے سامنے آیا. وہ یہ تھا کہ رشین اس وقت جو ہے وہ چائنا کی اور پاکستان کی اقتصادی طاقت کو سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے چائنا پاکستان کا جو کوریڈور ہے اور جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور جو اس کے علاوہ ڈیمز پروجیکٹ ہے اور جو دفاعی پروجیکٹ آپس میں چل رہے ہیں یہ سارے ایک ایسی صورتحال جنریٹ کر رہے ہیں جو اس خطے کے اندر رشیا کو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان اور چین کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, کیونکہ اگر وہ پاکستان چین کے ساتھ نہیں بناتا تو نہ صرف امریکہ بلکہ رشیا جو ہے وہ اس خطے کے اندر بھی تنگ ہو جائے گا. اب چونکہ وہ اپنا دھیان اور اپنی سٹرینتھ اور اپنا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان اور چین کے بلاک کی طرف دے رہا ہے, اس لیے پاکستان کے اوپر بھی 2022 میں اور چین کے اوپر بھی بڑی ساری پابندیاں لگنے کا خدشہ موجود ہے, کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سے 3 بار یہ مختلف انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں جو انٹرنیشنل سائٹس کے اوپر انٹرویو ان کے چلے کہ پاکستان جو ہے وہ سرد جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, البتہ اپنی دفاعی پالیسی ضرور برقرار رکھے گا. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایفیلیشن اس وقت چین رشیا کے ساتھ ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک ثابت ہو سکتی ہے. اب چونکہ یہ ساری صورتحال کھل کے باہر آ گئی ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر جس طریقے سے رشیا نے واضح پیغام دے دیا, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت عالمی جنگیں جو ہیں ان کا رخ کیا بنتا جا رہا ہے. یعنی پہلا سینیریو یہ ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ اگر کوئی کانفلکٹ اس کا شروع ہوتا ہے تو پورا یورپ اور امریکہ اس طرف بھی جو ہے وہ ایک عالمی جنگ لگے گی. دوسری طرف اگر اسرائیل ایران کے اوپر اسٹرائک کر دیتا ہے تو ایران کے سپورٹرز اور اسرائیل کے سپورٹرز بھی خلیج عرب ممالک کے اندر بھی ایک عالمی جنگ ہی لگے گی. اور تیسری, اس وقت جو بھارت لداخ کے اندر معاملہ کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر اگر اس کے چین کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کچھ کانفلکٹس شروع ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک عالمی جو جنگ ہے اس کی طرف ہی جائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سال 2021 کے آخری سورج غروب ہونے کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کا جو تحمل ہے, دنیا بھر کی جو برداشت ہے, ٹالرنس ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. 2022 یا تو کسی بڑی عالمی جنگ کا منتظر ہے یا پھر کسی ایسے بڑے کانفلکٹ کا منتظر ہے جس کے باعث امریکہ, چین, رشیا, اسرائیل, ایران اور پاکستان ایک بہت بڑی تباہی کے قریب کھڑے ہوں گے. ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو جیو پالیٹکس کے حوالے سے بر وقت آگاہ رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.